वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आए हैं एक अहम ही मुद्दा लेकर। ये है थायराइड। एक खामोश बीमारी का नाम है। बाज़ औक़ात डॉक्टर भी इस मर्ज़ की तशख़ीस नहीं कर पाते हैं, बहुत देर हो जाती है। गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ऐसे मखसूस किस्म के हार्मोन तैयार करते हैं जिनका मकसद ये होता है कि ग़िज़ा से जो हासिल होने वाली तवानाई है उसको हद-ए-एतदाल में रखा जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसकी कमी और ज़्यादती से हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। अफसोस ये है कि हमें इल्म ही नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक मर्दों की निस्बत ये बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर 8 में से 1 खातून थायराइड की बीमारी में मुब्तला है और दुनिया भर में 20 करोड़ से ज़ायद अफराद थायराइड ग्लैंड से मुतासर हैं। थायराइड की शरह मर्दों में 4 से 5% है जबकि ख़वातीन में 10 से 12% है। बिल्कुल ऐसा ही है। ताहम अगर हम ये देखें तो 90% मरीजों में तशख़ीस ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो दीगर पेचीदा मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जिन मतलब ख़ानदानों में ये मर्ज़ मौजूद है उन ख़ानदानों को आपस में शादियाँ नहीं करनी चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर एक को है तो दूसरे को भी शायद उससे ट्रांसफ़र, या बच्चों में ये मर्ज़ जो है वो पाया जा सकता है। तो हम लोग जब ये बात करते हैं ना कि मतलब हमें कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी लेनी चाहिए या कौन सी चीज़ें ऐसी खानी चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी ग़िज़ा के अंदर तवानाई होती है उसको एतदाल में रखने के हार्मोन्स होते हैं। अगर ये मतलब किसी भी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और जिसकी तशख़ीस ही कभी कभी तो बहुत लेट हो जाती है। अब ये बीमारी असल में है क्या, आपको कैसे मालूम हो कि आप इस मरज़ में मुब्तला हैं, इससे नुकसानात क्या होते हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तजम्मुल रहमान साहब मौजूद, शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा थायराइड की बीमारी होती क्यों है, ये बीमारी असल में है क्या? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जी थायराइड का जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि थायराइड एक गदूद है जो हमारे गले में पाया जाता है और इसका काम इंतहाई ज़रूरी है, जो कि एक हार्मोन या आम अल्फाज में एक केमिकल निकलता है जो कि हमारे खून में गर्दिश करता है और हमारे जिस्म को ताकत बख्शता है। अब जहाँ तक थायराइड की बीमारियों का ताल्लुक है तो उसको हम तकसीम कर सकती हैं हार्मोन की ज़्यादती या कमी की बीमारियाँ, और दूसरा जो गिल्लड़ की बीमारियां होती हैं जो कि लोगों को बज़ाहिर तौर पे गिल्लड़ नज़र आता है। तो जहाँ तक हार्मोन की बीमारी का ताल्लुक है तो जैसे आपने बताया कि थायराइड हार्मोन की कमी की बीमारी बहुत ज़्यादा आम है और ख़वातीन में ये ज़्यादा आम है। उसकी एक वजह यह है कि थायराइड स्लो होने की एक बड़ी वजह हमारे जो हमारे मदाफ़ती निज़ाम है वो है वजह कि मदाफ़ती निज़ाम किसी वजह से, जो कि अभी तक साइंस को पूरी तरह से नहीं हो सका, वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को स्लो कर देती है। और यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि ख़वातीन का जो इम्यून सिस्टम होता है, मदाफ़ती निज़ाम होता है, वो अल्लाह ताला ने मर्द की बनिस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया है, क्योंकि औरत ने प्रेगनेंट होकर बच्चे को भी पेट में रखना होता है। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली इम्यून सिस्टम की बीमारियां ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं। अच्छा, तो जहाँ तक बात आ जाती है कमी की, 2 वजूहात हैं। एक तो हमारे मदाफ़ती निज़ाम में तब्दीली की वजह से ये स्लो हो सकता है और दूसरा आयोडीन की कमी है। अच्छा। जो कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हम ये कहते हैं कि तशख़ीस बाज़ औक़ात हो नहीं पाती है या अगर होती है तो बहुत लेट हो जाती है। ये बताइएगा अलामात क्या होंगी कि हमें पता चले कि थायराइड का हमें मर्ज़ लाहक हो गया, और फिर किस उम्र के अफराद ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ख़वातीन किस उम्र में ज़्यादा मुतासिर होती हैं, मर्द किस उम्र में ज़्यादा मुतासिर होते हैं? जी शुक्रिया। जहाँ तक थायराइड हार्मोन की कमी की बात है, जिसको मेडिकल टर्म में हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है, इसमें तशख़ीस देर से होने की एक वजह यह है कि जो हमारी अलामात होती हैं बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होती हैं। उसमें है थकावट का बहुत ज़्यादा होना, वज़न का बढ़ना, मूड का लो रहना, नींद ज़्यादा आना, भूख में तब्दीली होना, कब्ज़ हो जाना, सर्दी बहुत ज़्यादा लगना। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी अलामात मौजूद हों। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अक्सर औकात इसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद हम काम ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए शायद थकावट हो रही है। तो लेकिन अगर इनमें से अक्सर अलामात किसी में मौजूद हों तो उनको अपने थायराइड का टेस्ट डॉक्टर के मशवरे से करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइएगा कि माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर दोनों मर्द और ख़ातून दोनों को अगर थायराइड का ये मसला है तो उनकी आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। हमें तो मालूम ही नहीं होता कि थायराइड है भी या नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है?
जी देखें, जो ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त के तब्दीली से जो जन्म लेती हैं, वो देखा गया है कि ख़ानदानों में ज़्यादा वो आगे ट्रैवल करती हैं, पास ऑन होती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितनी फ़ीसद लोगों में आगे ये ट्रांसफ़र होती है थायराइड के हवाले से, इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सच है कि ख़ानदानों में ये ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इस बारे में डॉक्टर्स ये मशवरा नहीं दे सकते कि शादी ना की जाए। अच्छा। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है अगर इसका बर वक्त इसकी तशख़ीस और हार्मोन की टैबलेट्स ली जाएँ। इसका इलाज गोलियों के ज़रिए होता है। इसी का बिल्कुल उलट मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। उसमें थायराइड हार्मोन की ज़्यादती हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि कुछ लोग इसका जो इलाज है वो हकीमों से भी करवाने के लिए चल पड़ते हैं। कितना ख़तरनाक हो सकता है और इसके लिए क्या कोई टेस्ट करवा लेना चाहिए कि आखिर आपको थायराइड है किस किस्म का? बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। देखें, थायराइड का अगर इशू किसी को लगता है कि उनमें अलामात मौजूद हैं हार्मोन की ज़्यादती या कमी की, तो उनको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि आप इंतहाई लेटेस्ट हमारे पास मशीन्स और आलात मौजूद हैं जिनके ज़रिए पता चला सकते हैं। क्योंकि अक्सर दवाइयाँ जो हम लेते हैं हमें उनमें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या है। अब अगर किसी का थायराइड तेज़ काम कर रहा है और उनको आयोडीन दी जाए तो वो ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तुजमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मरज़ के बारे में हमें बता रहे थे। अच्छा इशाल, कल एक ऐसा वाक़या सामने आया कि जिसके बाद सब लोग बहुत दुखी भी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पेशावर की बात कर रहे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन को एहतजाज करना महंगा पड़ा। मुलाजमीन ने अलाउंस में कटौती, सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम और फ़ीसों में इजाफे समेत दीगर मुतालबात के बाद के लिए गुज़श्ता रोज़ असम्बली चौक में एहतजाज के लिए मैदान सजाया था और उसके बाद जो हालात हुए वो हम सब ने देखे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद मुजाहिरीन ने असम्बली के सामने खैबर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए लाठी चार्ज किया है, जिससे पेशावर का असम्बली चौक जो था वो हमने देखा मैदान जंग बना हुआ था। कार्रवाई के दौरान मुताद्दद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। फिर मुजाहिरीन के मुंतशर होने के बाद खैबर रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। जो सूरत हाल थी, लाठी चार्ज किया जाना और इस तरीके से गिरफ्तारियां अमल में लाना, एहतजाज जो है वो हर एक का मेरे ख्याल में बुनियादी राइट है, लेकिन हमें भी अपने उसमें दायरे में रहते हुए एहतजाज करना चाहिए। और फिर असातिज़ा पर या फिर आप देखें ना, यूनिवर्सिटी मुलाजमीन थे, साथ असातिज़ा भी वहाँ पर मौजूद थे। असातिज़ा पर लाठीचार्ज किया जाना ये कोई हल नहीं है किसी चीज़ का। मतलब कि हमें देखना चाहिए कि एहतजाज करने वालों से बातचीत की जाए। कई वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी जिसमें मतलब आप देखें ना कि मसाइल हैं क्या, उनको एड्रेस करने की कोशिश तो करें। यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन के जो अलाउंस नहीं मिल रहा है, उनको कटौतियाँ हो रही हैं, मतलब दीगर उनके मुतालबात हैं, उनको सुना जाए ताकि उनको निकलना ना पड़े। देखें, जिनका काम है तालीम, उनको तालीमी यूनिवर्सिटीज़ जो हमने बना दी हैं, 10 हमने बना दी हैं, वहाँ पर होना चाहिए। वो मजबूर क्यों हुए इतनी गर्मी में बाहर आकर एहतजाज? बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वो एहतजाज पर मजबूर हुए, उन्होंने एहतजाज किया, ऐवान बाला तक अपनी जो आवाज़ थी पहुँचाने की कोशिश की, तो उनके मुतालबात सुनने चाहिए थे, ना कि उनको गिरफ्तार किया जाता, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता। ये जो तरीक़ाकार था ये थोड़ा मेरे ख्याल में गलत भी रहा कि आप अगर कोई भी एहतजाज कर रहे हैं तो उसका ये हक है कि वो अपनी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचा सके, हुक्मरानों तक पहुँचा सके, तो उनके साथ लाठी चार्ज वाला मामला नहीं होना चाहिए। वो ऐसे कहते हैं, मतलब अब देखें ना कि जो उन्होंने प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं या फिर बैनर्स वहाँ पर उठा रखे हैं, टैक्सों में 50% इजाफा हुआ, हमारी तनख्वाहों में कटौती हो रही है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा, हमें अलाउंसेस नहीं मिल रहे। ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। ऐसे मसाइल बातचीत से हल हो जाएँ तो वो बेहतर होते हैं, क्योंकि जब असातिज़ा के ऊपर, मतलब हमने पढ़ रखा है, अशफाक साहब ने जो लिखा था टीचर इन द कोर्ट, वो वाला हमने वाक़या पढ़ रखा है और हम उसको कोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और ऐसे हालात ही नहीं होने चाहिए कि असातिज़ा को या जो तालीमी दरसगाहें हैं वहाँ पर मतलब तालीमी इदारे हैं जो दरसगाहें हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको बाहर आकर एहतजाज करना पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे मसाइल इन लोगों के हैं जो लेके सामने आते हैं, हुकूमत इस पर गौर करे। बजट है, बजट के अंदर इन चीज़ों को देखा जाए और हम उम्मीद यही करते हैं कि अवाम तो उस बजट तो आ ही रहा होगा, साथ ये जो मामलात हैं इनके
वो मामला तमाम लोगों के हल भी हो रहे होंगे। बिल्कुल असातिज़ा ऐसे जब एहतजाज करते हैं तो वो दुख बहुत ज़्यादा होता ये है। सोसाइटी के मामार होते हैं जिन्होंने हमारी नई नस्ल को तरतीब देना कह सकते हैं आप, तो उनकी या तरबियत फिर करनी है, उनको तरबियत पढ़ाना करनी है। है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उनको इस मुआशरे के लायक बनाना है। तो फिर हमें इनके लिए भी सोचना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं आपके इंटरेस्ट की भी। मेरी इनकी क्या बात, मतलब क्या बात खाने हो पीने की सकती है बात आप? है या क्या बात है? नहीं, खाने पीने की बात नहीं। सोचो हमजा, आपके इंटरेस्ट की बात है और आप हर वक्त मतलब जुड़े रहते हो उसकी खबरों से। अच्छा, वहाँ ये बात क्रिकेट की होने लगी है, मतलब कि ये कौमी बिल्कुल इंटरेस्ट ऐसा ही की है। बात होने लगी है, सिर्फ मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं होने लगी है। शायकीन तुम्हें क्रिकेट के इंटरेस्ट की बात होने लगी, और ये शायकीन क्रिकेट है पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा जुनूनी आप हो ना, मैं उतनी ज्यादा जुनूनी नहीं, नहीं हूं, आपको तो होना चाहिए जुनूनी क्रिकेट को लेके, किसी भी खेल को लेके, क्योंकि जब आपके ग्राउंड्स जो हैं, जब आपके मैदान आबाद होते हैं तो फिर आप क्या होते हैं? लेकिन इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए कि बेगम जो है वो मैच के पीछे आपको छोड़ के चली जाए। खैर, अबू धाबी में पीएसएल के बकाया ये क्या मैचेस बात है? अच्छा, ये वैसे कोई बात नहीं मैचेस बनी कब है, होंगे? ऐसे ही मतलब कि इशाल ने जो है ना बात कर दी है। खैर, अच्छा, आगे ठीक चलते है, हैं। हाँ। अबू धाबी की हम बात कर रहे हैं, पीएसएल के बकाया मैचेस कब होंगे, ये सवाल जो है अभी तक हल नहीं हो रहा है, मुअम्मा बन चुका है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इवेंट के मुलतवी शुदा मैचेस के इनेकाद के लिए अबू धाबी का इंतखाब किया था, तो उस वक्त से हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। सरफराज अहमद जो थे एयरपोर्ट तक गए, एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया गया, फिर आइसोलेशन ख़त्म करने का कहा गया, अब लेकिन वो रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मामलात इतने पेचीदा हो जाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पीसीबी अभी तक पीएसएल में शरीक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की सफरी दस्तावेजात से मुतालिक मुश्किलात से ही अभी तक निकल नहीं पाया है। और फिर अबू धाबी में पीएसएल 6 के बकाया मैचेस के लिए जो टीमें थी, स्क्वाड था, ताहाल नामुकम्मल है, जिसके बायस शेड्यूल का ऐलान भी ताख़ीर का शिकार हो गया है। देखते हैं कि आखिर कब पीएसएल 6 के बकाया मैचेस जो हैं वो होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें ये देखना है, हमारे लिए ये लीग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमने इंग्लैंड के टूर पे जाना है, हमने T20 वर्ल्ड कप को देखना है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। क्या हुआ, कहीं पर हमसे गलती हो गई, हमने वेन्यू जो चूज़ किया क्या उसमें गलती कर गया? स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। अब्दुल गफ़ार भाई, वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या मसाइल क्या हैं, हमें बताएं, अंदर की बात क्या है, मसला आ क्या रहा है? वीज़े क्यों नहीं मिल रहे थे? हमें तो ब्रॉडकास्टर्स के भी वीज़े मिल गए थे, हम तो जो टेक्निकल टीम आ रही थी उसके भी वीज़े साउथ अफ्रीका और भारत से हमने मतलब कि तय कर लिया था, मामलात UAE से तय हो गए थे, सरफराज अहमद का ही नहीं आया। वालेकुम सलाम, और आप सबको भी सुबह बखैर। और हमदा, मेरे ख्याल में इशाल को मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग ये क्रिकेट में एक वाहिद लीग कह लें या एक ऐसा मरहला आया जहां हमारी बेगमात, बहनें और हमारी वालदा ये सभी बड़े शौक से देखते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग को इसको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया, ठीक हो गया, दे दिया क्रेडिट। अब बताएं, मैचेस होने भी जा रहे हैं क्योंकि मुश्किलात का शिकार हैं ताहाल। हाँ जी, ये बड़ा सीरियस सवाल है, क्योंकि देखिए ईद से पहले ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी कि हम यूं जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स भी वहाँ मौजूद थे, बट आप ठीक कह रहे हैं दोनों के इतना अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बहरहाल चले, इस मौके पर जब हम बात कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो गई हैं। सरफराज और ये 2-3 जो प्लेयर थे ये रवाना हो चुके हैं आज कराची से। 3 से 4 प्लेयर अब बाकी हैं, आई होप कि वो भी पहुँच जाएंगे, बट 95-98% लोग मौजूद हैं। और हमदा, आपको ये बात पता है कि जब ये लीग शुरू होगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप 11 तो देखिए, आंद्रे रसल, राशिद खान, कॉलन मुंडो, इसी तरह पाकिस्तान के सारे स्टार्स, काफ़ी अच्छे स्टार्स इस पेंडेमिक के लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जमा करने में कामयाब रहा है, ये उनका बड़ा क्रेडिट है। ये आप अप्रिशिएट ज़रूर करें उन्हें, कि जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनकी वजह से दुनिया में लीग्स देखी जाती हैं, इंटरनेशनल स्टार्स की वैल्यू होती है, ब्रॉडकास्ट वैल्यू। बट ये शेड्यूल कब अनाउंस होगा, इसका मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आज भी जब मैं सुबह उठा तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा शायद अभी आज आ जाए, दुआ कर रहा हूँ कि शायद आज शेड्यूल आ जाए, क्योंकि मुझसे ये सवाल 1000 मरतबा हो चुका है और मैं सबको ही कहता हूँ भाई थोड़ा इंतजार कर लें। अच्छा, हम भी ये कह रहे थे, मैं भी आपकी तरह इंतजार कर रहा हूँ। हम भी ये कह रहे थे कि जिस तरह से इस बहुत जल्दबाजी में ये इनाकाद किया गया है पीएसएल का, क्या थोड़ा वक्त देकर बड़े अच्छे अंदाज में नहीं इसको रखा जा सकता था? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल जिस तरह से हमें दरपेश रहे, अगर प्लानिंग के तहत किया जाता, जल्दबाजी में ना किया जाता। और क्या हमारे पास कोई और विंडो है थी, मतलब, या हमारे पास विंडो ये थी, हम मजबूर हो गए थे? देखिए, विंडो तो नहीं थी हमजा और इशार। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम की मसरूफियात तो सुनने तरह है क्या,
हम PSL अगर 21 तारीख को फाइनल खेल रहे हैं तो दुबई से ही खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में 3 वनडे 3 T20 खेलेगी, तो इंग्लैंड से ही पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जा रहा है। हाँ जी। वेस्ट इंडीज से फारिग होकर पाकिस्तान आएगा तो न्यूजीलैंड मौजूद होगा, उसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर वर्ल्ड T20 है, फिर दिसंबर में पाकिस्तान खेल रहा है। और ये भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में 10 अप्रैल में होने का इम्कान नहीं है, फरवरी मार्च में, जनवरी में शायद हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का विजिट करना है फरवरी में, और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद पता है कि उस सीरीज के फौरन बाद रमजान बहुत करीब होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान इब्तदाई तौर पे ये बात हो गई हुई है कि या तो लीग जनवरी में कराई जाए अगले साल या मई में। कभी इम्कान दिए कि जनवरी में कराई जाए, तो जनवरी इसीलिए अब आपके पास कोई विंडो नहीं थी। ये बिल्कुल एक हतमी बात है हमजा कि कोई विंडोज के अलावा नहीं थी। अगर आप देखें यूएई के हालात, जहाँ ये लीग होनी थी, यूएई के अंदर सितंबर में हो रही है IPL, अक्टूबर नवंबर में हो रहा है वहाँ वर्ल्ड कप। बिल्कुल अच्छा, ये आपने फाइनल कर दिया कि वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है। यही मैं आपसे पूछने वाला था, मतलब आपको अब कितने % उम्मीद है कि वर्ल्ड कप भारत में नहीं होने जा रहा? देखिए, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के भारत में होने के चांसेस नहीं है, और ICC इस हवाले से अपना फैसला जो है वो तकरीबन कर चुका है। लेकिन देखिए, भारत के लिए इतना आसान नहीं है। उनके मुल्क में पहले ही अभी IPL जब शिफ्ट हुआ है, हमारे यहाँ भी जब PSL भी शिफ्ट हुआ था, तो लोग थोड़ा इतराज करते हैं। फैंस चाहते हैं उनके मुल्क में इवेंट हो। देखिए, फैंस जो है ऑब्वियसली जज्बाती होते हैं, बट जो ज़मीनी हकायक हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं। और देखिए, भारत की जो पूरी एक टॉप ब्रेस है BCCI की, वो आज भी दुबई में बैठी हुई है। सौरव गंगुली भी कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। आज ICC की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके अंदर वर्ल्ड कप के हवाले से बात होनी है। गो के कोई ब्रेकिंग न्यूज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस मीटिंग से, क्योंकि बोर्ड मीटिंग के अंदर भारत कुछ वक्त लेगा कि हमें 1 महीने का वक्त दिया जाए। बट हम तो आप उससे बेहतर जानते हैं कि भारत में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, और दूसरा जिस तरह का सेकंड वेव आया था, थर्ड वेव भी एक्सपेक्टेड होता है, और वो आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। तो कोई ICC या कोई भी 16 ममालिक को देखिए वहाँ पहुंचना है। लीग के अंदर 6 टीमें, हमारी 6 टीमों के चंद गैर मुल्की खिलाड़ी और पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहुंचाना एक इंतहाई मुश्किल काम बन गया। इसमें एक और चीज भी देख रहे हैं, इसमें हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त हमें एहसान मानी साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मंजर से गायब नजर आते हैं। उसका भी थोड़ा बताइएगा, वजूहात क्या है उनके गायब होने की? एहसान मानी साहब हों या वसीम खान साहब हों, आई थिंक उनको बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए। ये जितना भी मामला हुआ है, चले मैं कहता हूँ कि मिडल ऑफ द क्राइसिस ना आते, बट अब जब शेड्यूल अनाउंस हो तो जरूर आए। बहुत सारे सवालात हैं मीडिया के ज़हनों में, लोगों के ज़हनों में, उसके जवाब दीजिए। जो आप भी पूछ रहे हैं मेरे ज़हन में भी हैं, बहुत सारे और मीडिया के दोस्त भी पूछना चाहते हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि भारत का जो BCCI का जो बिल्कुल जो सौरव गंगुली के अलावा पूरी जो टॉप मैनेजमेंट है, वो IPL सितंबर में होना है, वो आज दुबई में बैठे हुए हैं। ये मसले पहले हल करने के होते हैं, और आप उनको पहले से हल करके रखते हैं। अगर आप 11th आवर पे दौड़े लगाएंगे तो यही सूरत हाल होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गफ़ार भाई, ये बताएं कि अब हम PSL में जा रहे हैं, यहाँ से हमें खिलाड़ी भी चुनने हैं, और मेरा ख्याल है कि अब यही सोच रहे होंगे कि जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हों वही T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहे हों। बाबर आजम पर कितनी जिम्मेदारी है कराची किंग्स में होते हुए? क्या उनको 1 डाउन की पोजीशन पे खेलना चाहिए PSL को मजीद, ताकि पाकिस्तानी टीम को कुछ फ़ायदा हो सके, वो अपनी जगह कहीं पर पक्की कर लें, और रिजवान या फ़खर और शर्जील जो हैं उनके साथ ओपनिंग पेयर टीम का बना लिया जाए, कौमी टीम का? लेकिन हमदा आपने ये नहीं पूछा कि बाबर आजम कप्तानी क्यों नहीं करते कराची किंग्स में? ये भी है। वो बस इमाद वसीम उनको पसंद है ना, हम मजीद बात नहीं करते। चलिए, आप बिल्कुल, आई थिंक मार्टिन गुप्टिन है, शर्जील खान उनके पास मौजूद हैं, तो दे हैव टू मेक अ डिसीजन। बाबर ओपनिंग के लिए ज़्यादा सूटेड हैं। बाबर का नंबर 3 का रोल भी कराची किंग्स के लिए बुरा नहीं, कि अगर उनकी विकेट जल्द गिरती भी है तो दे हैव अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो पूरी इनिंग्स को जो है ना एंकर कर सकते हैं। तो बाबर आई थिंक खेल सकते हैं नंबर 3 पर। और दूसरा, आपने जो बात की सिलेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में। पाकिस्तान जीता जरूर, लेकिन नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 आपके पास बेस्ट स्पिनर कौन है, ऑलराउंडर कौन है? शादाब खान, शाहिद महमूद, इमाद वसीम, ये सब जो स्पिनर्स हैं, इनका कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आपकी फास्ट बॉलिंग में भी कंपटीशन है, वहाब और आमिर भी जान मानेंगे, अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं। उन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आमिर का कुछ चांस है पे सब पे प्रेशर आएगा। देखिए, आमिर का चांस तो नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि वो रिटायर नहीं हुए जो एक जमाने में रिटायरमेंट होती थी कि जी रिटायरमेंट होगी, घर बैठ गए। वो तो प्रोटेस्ट करके रिटायर हुए हैं, और कराची किंग्स के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैं उनके जाती हक में नहीं हूँ जो उन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया है रिटायरमेंट का।
आपको फाइट करनी चाहिए। देखिए फवाद आलम की मिसाल आपके सामने है, आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है। अगर हर खिलाड़ी इसी तरह कह दे जी मैनेजमेंट मुझे नहीं खिला रही, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो फिर तो हो गया काम। सीधी सी बात है, ये तरीकाकार नहीं है, ये नए दौर के नए तरीके जिसके हम तो अब दुआ करें फिर बैठ कर के PSL जो है वो उसके शेड्यूल जारी हो जाए जल्द से जल्द, और गुफ्तार यही कर सकते हैं हम फिर तो। और बेहतरीन मैचेस हों और पाकिस्तान को अपनी जो T20 वर्ल्ड कप की टीम है वो फाइनल करने में भी आसानी हो। मिसबा साहब जो है गौर से देख रहे हों, वसीम साहब गौर से देख रहे हो कि हमें कौन सी टीम जो है फाइनल करनी है। लैपटॉप के अंदर वो लिस्ट भी हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी अपडेट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया गफ्फार भाई, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्से। अच्छा इशाल, बहुत ही अहम दिन जिसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया भर में आज वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बच्चों के लिए वालिदैन की बेलौस मोहब्बत और उसका ताल्लुक़ को परवान चढ़ाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी भर की कुर्बानियों के बाद एक बच्चे को परवान चढ़ाते हैं और हमें उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करना है। इस बात का एतराफ़ करना है कि वालिदैन बच्चों के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते हैं। वो किसी भी माशरे, किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुल्क में रहने वाले माँ बाप हों, बच्चे उनके लिए हमेशा सबसे प्रायोरिटी बेस पर होते हैं। और वालिदैन की हैसियत जो है वो एक साइबान की तरह होती है। और हमारे मुल्क के अंदर हम ये देखते हैं कि माँ बाप की छाया जो है वो हमेशा हमें सुकून देती है, चाहे फिर हम जवानी में हो, बचपन में हो या बुढ़ापे में आ जाए। बिल्कुल ऐसे माँ बाप का नेमुल बदल कोई नहीं है। देखें कि मतलब हम बुजुर्ग लोगों को देखें जो अपनी 80s में हैं, 70s में हैं, उनके वालिदैन का जिक्र हो तो अभी भी आंखें आबदीदा हो जाती हैं ना। वो मतलब बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं उनका जिक्र करते हुए। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखने के लिए माँ बाप मौजूद हैं, लेकिन जो जवान हैं अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि वालिदैन का ख्याल वो रखें। जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, उनकी उम्र ढलती चली जा रही है और फिर आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि वालिदैन के लिए वक्त निकालें। ठीक है, सबकी मसरूफियत होती है, लेकिन जब वालिदैन की मसरूफियत थी और आप बच्चे थे तब वालिदैन ने आपके लिए वक्त निकाला था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वालिदैन के लिए वक्त निकालें, उनके पास बैठें, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे मजाक करें, उनकी बात सुने। अब आप उनके दोस्त बन जाएं। बिल्कुल, अपने माँ बाप से मोहब्बत के इजहार में देर ना कर दें, क्योंकि ये बहुत प्यारी बात की है। बिल्कुल, माँ बाप जो हैं वो जब तक हमारे साथ होते हैं शायद हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि हमारे पास कितनी बड़ी नेमत है, और जब वो चले जाते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या कुछ खो दिया। तो अभी जो वक्त है बस उसको कैश कर लीजिए और अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का इजहार कीजिए। हमें मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत है, हमजा को अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत है। अपने वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।